नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि गुलजार जी काफ़ी परेशान हो गए हैं, वो बहुत निराश हो गए हैं। किस बात को लेकर कि किताबों का इस्तेमाल पहले के ज़माने में जैसा होता था, आज के ज़माने में उसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। और उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो आदमी है, ये कंप्यूटर के पर्दे पर जाकर बैठ रहा है, उसके कारण किन किन बातों को हमने खो दिया है। जो बातें हम किताबों से हमें मिल जाती थी, वह हमें कैसे नहीं मिल रही है, इन बातों के बारे में हमने पिछली तासिका में जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, आज की तासिका में हम पन्ना नंबर 13 पर जो शेष कविता रह गई है, उसका अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो, पन्ना नंबर 13 निकालो। पन्ना नंबर 13 जो शेष कविता रह गई है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पन्ना नंबर 13। कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि किताबों की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा था कि ये जो किताबें थी, ये रिश्ते नातों के बारे में बहुत सारी जानकारी देती थी। मानवीय मूल्यों का पालन इन किताबों से ही होता था, ऐसा कवि का कहना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, कवि गुलजार जी कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि गुलजार जी सिर्फ कवि नहीं है, वो एक फिल्म के निर्देशक भी रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। तो आगे देखो, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का। कठिन शब्द जो आएंगे वो मैं यहाँ लिख कर दूंगा, उसके अर्थ आप बहियों में लिख लेना। पहले पढ़ते हैं। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है, कट गया है। जो जाती राबता था किताबों से, वो अब क्या हो गया है, पूरी तरह से कट गया है। चलो पहले इन पंक्तियों को पढ़ने के पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। पहला शब्द आया है जायका। जायका का मतलब क्या है? जायका जुबां पर, जायका का मतलब है स्वाद, चव, चव मराठी में। हाँ, लिख लीजिए, जायका का मतलब है स्वाद। कवि कहता है, जुबां पर जो जायका आता था, स्वाद आता था, जो सफा पलटने का, जो सफा पलटने का। सफा का अर्थ मैंने कल क्या बताया था? सफा का अर्थ मैंने बताया था पन्ना। सफा का मतलब क्या है? पन्ना, पान। हाँ? तो कवि कहता है, देखिए कैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं पन्ना पलटने के लिए? पन्ना पलटने से पहले वो चिपके हुए होते हैं, इसलिए एक ही पन्ना निकालने के लिए हम क्या करते थे, जुबां पर अपनी उंगली रखते थे, और यह उंगली रखने के बाद पन्ना पलटते थे। दूसरे पन्ने को फिर से उसी पन्ने पर हम क्या करते थे, अपनी उंगली रखते थे। तो ये जो पन्ने का स्वाद था, यह हमारी जुबां पर लग जाता था। पानं पलटल्यानंतर आपण थोडीशी तो जिभेला थुंकी लावून पान पलटत होतो। त्यांच्या काळातलं ते सांग रहे हैं, उनके जमाने का वो हमें बता रहे हैं। तो ये जो पन्नों का जो स्वाद था ना, जायका था जुबां पर, कब आता था? सफा पलटने का। सफा यानी की पेजेस। पानं पलटल्यानंतर जे जिभेला चव लागायची, कशाची? पानांची, ह्या पानांची। हाँ, अब उंगली क्लिक करने से बस, अब वो जायका आपको कंप्यूटर के पर्दे पर मिल सकता है। कॉम्प्युटर चालवत असताना तुम्हाला तोंडाला बोट लावायची गरज लागते का? नहीं लागत, नुसता क्लिक केला कि झालं, काम झालं तुमचं। तो कवि यही बात समझाते हुए हमें कहते हैं, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। झपकी का मतलब क्या है? पलक झपकते ही, पापण्या मिटेपर्यंत आपल्याला 1 पान, 2 पान, 3 पान तुम्हाला बघूपर्यंत जेवढ्या वेळेला क्लिक करशील तेवढ्या वेळेला, जितनी बार आप क्लिक करो
पढ़ोगे उतनी बार झट झट पलके झपकते ही दूसरा पेज ओपन हो जाता है, खुल जाता है पढ़ने के लिए। तो कवि यहाँ हमें समझाते हैं, जब हम किताबें पढ़ते थे तो एक एक पन्ने धीरे से पलटते थे। अब क्या हो गया, अब कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, आपके हाथ में एक माउस होता है, उस पर हम झट 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 क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे अगला पन्ना ओपन हो जाएगा, आ जाएगा, खुल जाएगा। तो कवि कहता है वो जो सफा पलटने का स्वाद जो जुबान पर आता था, अब वो स्वाद आपको नहीं मिल सकता, अब वह स्वाद आपको नहीं मिल सकता। कवि कहते हैं बहुत कुछ तह ब तह, तह ब तह, ये हिंदी शब्द है। लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। तह ब तह, इसका मतलब क्या है, परत दर परत, परत दर परत। नहीं समझ में आ रहे? अच्छा चलो दूसरा अर्थ लिखो, मैं बता देता हूं। तह ब तह का अर्थ है एक के बाद एक पन्ना पलटा, तह ब तह, एक के बाद एक, परत दर परत। समझ में आ गई बात? हाँ, यही मतलब है तह ब तह। कवि कहता है कुछ भी तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, जो चाहते हो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद खुलता ही चला जाता है कंप्यूटर के पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था, अब कठिन शब्द आया है, राबता। लिखो, राबता का मतलब है संपर्क। राबता का मतलब क्या है, लिखो, राबता का मतलब है संपर्क। जो किताबों से हमारा संपर्क आता था कट गया है, इतना ही लिखा है। तो कवि यहां क्या कहना चाहता है कि इस कंप्यूटर के कारण किताबों से जो हमारा लगाव था, जो हमारा स्नेह था, प्रेम था, वो अब टूटता हुआ जा रहा है, पूरी तरह से टूट ही चुका है अब। क्योंकि हम अब किताबों का इस्तेमाल न के बराबर करते हैं। पहले जो अब हमें किसी बात की जरूरत पड़ती थी तो हम क्या कर लेते थे, तो हम झट से लाइब्रेरी में चले जाते थे अगर हमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो। लाइब्रेरी में जाकर हमें जो किताब चाहिए थी उस किताब में जाकर हमें जो ज्ञान चाहिए था, जानकारी चाहिए थी, उसे हम हासिल कर लेते थे। लेकिन अब वो दिन खत्म हो गए। अब हम गूगल पर चले जाते हैं, कंप्यूटर पर चले जाते हैं, उसमें से गूगल निकालते हैं, उस पर सर्च कर देते हैं हमें जो जानकारी चाहिए थी। और वो भी गूगल हमें बार बार पूछता है क्या आपको ये जानकारी चाहिए, वो चाहिए, सिर्फ एक क्लिक कीजिए जानकारी बाहर आ जाती है। यानी जो स्नेह, जो हमारा रास्ता था किससे, किताबों से, वह पूरी तरह से टूट गया है। यानी आदमी और किताबों में जो संबंध थे वो टूटने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण कौन है, तो वो कंप्यूटर है। तो कभी कभी इस बात का बहुत दुख है कि इस कंप्यूटर के आने के कारण किताबों से जो हमारा संपर्क था, राबता था, वह पूरी तरह से टूट गया है। यही बात वह हमें समझाते हैं। ठीक है, चलो आगे समझ में आ गया ना। कवि ने इन 4 पंक्तियों में क्या कहा है, फिर से एक बार बता देता हूं, फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बहुत आसान है। कवि कहता है जो सफा पलटने का स्वाद, जो पन्ने बदलने पड़ते थे ना, एक पन्ना अगर हमने पढ़ लिया तो दूसरा पन्ना पलटते थे, तो दूसरा पन्ना पलटने के लिए हम अपनी उंगली अपने मुंह में रख लेते थे और वह दूसरा पन्ना पलट देते थे। तो वह जो किताबों का स्वाद आता था ना, पन्ने का, सफे का, वह अब स्वाद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम कंप्यूटर पर जाकर बैठते हैं और उसमें सिर्फ कैसे चलाते हैं कंप्यूटर, एक क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आ जाता है, तह बतह खुलता ही चला जाता है, एक के बाद एक वो पन्ने
दिखाते जाता है। इसका मतलब क्या है? कवि हमें यह बात समझाना चाहते हैं कि झपके गुजर जाती है। इसका मतलब क्या है? आपकी पलकें झपकते ही दूसरा पन्ना ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो कवि कहता है एक के बाद ये पन्ने खुलते ही जाते हैं, उसके कारण आदमी उसी में ही अपना समाधान मान बैठता है। उसे जो मानना ही पड़ता है, क्या करे? जो जानकारी उसे किताबों से मिलती थी, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारा समय देना पड़ता था। अब क्या हो गया है? अब कंप्यूटर के पर्दे पर बैठने के बाद आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। इसके कारण कवि कहना चाहता है जो राब्ता का मतलब संपर्क, जो संपर्क हमारा किताबों से था, अब वो कंप्यूटर के आने के कारण वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। पूरी तरह से किताबों से संपर्क हमारा टूट चुका है। यही बात वो हमें समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गए। चलो आगे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। अब वो अपने दिनों के बारे में बता रहे हैं। कवि अब अपने दिनों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कवि जब पढ़ता था तो पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद भी आ जाती थी। ठीक है, हा? तो वो क्या कर लेते थे? वो लेट जाते थे और सीने पे रखकर छाती ठेवून असं वाचत बसायचे, सीने पे रखकर। समझ में आ रहा है? आसान है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, लेट कर वो कभी कभी पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वही सीने पर रखकर, किताब रखकर ही सो जाते थे। कभी गोदी में लेते थे। हाँ, कभी गोदी में लेते थे। किसको? किताब को पढ़ते वक्त। वो किस प्रकार पढ़ते थे? वही बात उन्होंने यहाँ बताई है। कभी सीने पे रखकर वो लेट जाते थे, तो कभी गोदी में लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी कभी क्या करते थे? दोनों घुटनों के बीच में रखकर, घुटने होते हैं ना हमारे दोनों पैर में, हाँ, तो दोनों पैर ऐसे इकट्ठा करके उसके बीच में वो किताब रखते थे। रिहल की सूरत बनाकर पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो अब मिलता रहेगा आइंदा भी। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे कठिन शब्द आ गए हैं। देखो, जायका तहबत राब्ता, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो चलो, इसके बाद पहला जो शब्द है रिहल शब्द लिखो। कौन सा शब्द? रिहल शब्द। आप जानते हो रिहल का मतलब क्या है? कवि ने कहा है घुटनों को रिहल बनाकर। रिहल का मतलब यह है, हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, धार्मिक ग्रंथ जिन्हें हम बहुत पूजते हैं, तो उन ग्रंथों को रखने के लिए हम घर में लकड़ी का एक ऐसी चीज बनाते हैं, लकड़ी की एक ऐसी चीज जिस पर किताब रखकर हम पढ़ सकते हैं, और वो खुलता और बंद भी होता है। समझ में आ गया ना? उसे कहते हैं रिहल। रिहल का मतलब क्या है? काठ का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा साधन जो खुलता भी है और बंद भी होता है, जिस पर रखकर हम किताब पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं रिहल। तो कवि कहता है हम अपने घुटनों को ही रिहल बना देते थे। हमारा घुटना भी खुलता है और बंद भी होता है। तो कवि कहता है कभी कभी मैं ऐसा भी पढ़ता था कि अपने घुटनों को रिहल बनाता था, उस पर किताब रखता था और फिर पढ़ता था। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, तो कभी गोदी में रखते थे, तो कभी अपने घुटनों को रिहल बनाकर, रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे का मतलब क्या है? नीम सजदा बहुत आसान है। आधा माथा टेक कर, आधा माथा
टेक कर, नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। जबी का मतलब है माता। कठिन शब्द लगता है तो लिख लो, यहां मैं लिख लेता हूं जबी, लिखो। जबी का मतलब है माथा। अपने बहियों में लिख लो, जबी का मतलब क्या है? माथा। वो सारा इल्म, कठिन शब्द है, इल्म शब्द नया है, पास से उर्दू शब्द है इल्म। आपने कई फिल्म में भी ये देखा है, इसकी तुम्हें इल्म कहा, इसका तुम्हें इल्म कहा। इल्म का मतलब है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान म्हणजे इल्म, पर उर्दू शब्द है, इल्म का मतलब है ज्ञान। इसका तुम्हें इल्म कहा है म्हणजे ह्याचं तुला ज्ञान कुठं आहे? ज्ञान, इल्म लिखो, कठिन शब्द है। इल्म का मतलब है ज्ञान। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आइंदा का मतलब यहाँ आत्ताच्या वेळेपुरतं घ्यायचं नाही, यहाँ आइंदा का मतलब है भविष्य। लिखो, लिखो, आइंदा का मतलब है भविष्य। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। पहले ये शब्द लिखो, फिर उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे। हाँ, लिख लिया? तो चलो इसका अर्थ अब हम देखते हैं। कवि किताबों के संपर्क में जब आते थे तब वह किताबें पढ़ते वक्त उस किताब को कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, सो जाते थे, तो कभी गोदी में रखकर उसे पढ़ते थे, सोते भी थे। तो कवि हमें और एक बात बताते हैं कि कभी कभी वो पढ़ते वक्त अपने घुटनों को, दोनों पैरों के घुटनों को रिहल बनाकर, जो खुलता है बंद भी होता है, जहां किताबें रखते हैं हम, तो कवि कहते हैं हम अपने दोनों पैरों के घुटने को रिहल बनाते थे, उस पर किताब रखते थे और पढ़ते थे। तो कवि कहता है इसका सारा इल्म तो मिलता रहेगा, इन चीजों के बारे में सारा ज्ञान आपको मिलता ही रहेगा आइंदा भी। आइंदा भी इसका मतलब है भविष्य में भी तुम्हें सारा ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो कवि करते थे ना, ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। तो कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कभी कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, तो कभी किताबों को गोदी में रख लेते थे, तो कभी कभी दोनों घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर पढ़ते थे। लेकिन इसका सारा इल्म जो है, इसका सारा ज्ञान जो है, आपको आइंदा भी मिलता रहेगा, भविष्य में भी मिलता रहेगा, लेकिन इसका मजा आपको नहीं आएगा। ज्ञान मिलेगा आपको, लेकिन किताब के संपर्क में आने के बाद जो मजा मिलता था, अब वो मजा आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान आपको मिल सकता है कंप्यूटर के पर्दे पर, कंप्यूटर के पर्दे पर आपको उसका सारा इल्म मिलेगा, उसका सारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन वह मजा नहीं मिलेगा जो किताबों के संपर्क में आने के बाद मिलता था। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान भाषा में बताया। कवि किताबों का महत्व बताते हैं। कवि हमें किताबों के संपर्क में आने के बाद उन्हें कौन कौन सी चीजें मिल जाती थी, उनसे कौन कौन सा ज्ञान मिलता था, मानवीय मूल्य मिलते थे, रिश्तों नातों के बारे में जानकारी मिलती थी, वो अब आपको कंप्यूटर के पर्दे पर नहीं मिल सकती। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अंतिम पंक्तियां देखते हैं इस कविता की। उंगलियां रखो। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, अब बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप यहाँ दूसरी बात बताई है लेखक ने, वो सारी बातें मैं बता दूंगा। और महके हुए रुके किताबें गिरने उठा
बहाने जो रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने और उठाने के बहाने क्या कारण, जो रिश्ते बनते थे, जे नाते संबंध होते उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। पहले इसमें जो कठिन शब्द आया है एक ही है, जिसका अर्थ आप लिख लो, जिसका अर्थ आप लिख लो। रुके का मतलब है चिट्ठी, संदेश पत्र। हाँ, रुके का मतलब है संदेश पत्र या चिट्ठी देना। किताबों के बहाने, किताबें लेने देने के बहाने उसमें कुछ रुके भी मिलते थे, कुछ फूल भी मिलते थे। उसकी जानकारी मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। कवि कहता है, मगर उंगलियां रखो सभी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, खिला हुआ फूल होता है जो बहुत हमें अच्छा लगता है, और वही फूल अगर आपने किताबों में डालकर किताब बंद कर दी और किताब रख दी, तो 2-4 दिन के बाद आपको वो फूल खिला हुआ नजर आएगा, मुरझा हुआ दिखाई देगा। यानी कि वो सूख जाएगा। तो कवि किताबों के संबंध के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताना चाहते हैं, रोचक इंटरेस्टिंग बातें। और महके हुए रुके। अब कंप्यूटर आ जाने के बाद शायद ये बातें आपको कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो आप रुके तो नहीं रख सकते, या फूल भी उस पर नहीं रख सकते जो किताबों में रख सकते थे। तो यहाँ कौन सी रोचक बात कवि ने बताई है? देखो, किताबें, इन चारों पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखते हैं, समझने में आसानी होगी। किताबें गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा, वे शायद अब नहीं होंगे। तो कवि हमें किताबों के संपर्क में आने के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। कौन से है? कभी कभी हम किताबों में किसी को देने के लिए फूल लेकर आते थे। कभी कभी क्या हो जाता था, किसी के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो उसे देने के लिए कभी कभी कवि कहता है, हमें उसे देने के लिए कभी कभी घर से फूल लाते थे। लेकिन फूल वो हम क्या करते थे, उसे देने के लिए जो साहस होता था वो उनके पास नहीं था, तो वो फूल वो किताबों में ही रखते थे, और वो फूल 2-4 दिन के बाद सूख जाता था। किसी को देने के लिए वो रुके लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, संदेश पत्र लिखते थे, लेकिन वो भी वो किताबों में छिपा कर रखते थे, देने का साहस नहीं होता था। तो जब कभी भी वो पुरानी किताबें निकालते हैं, तब भी वो आज भी वो संदेश पत्र उसी में है, आज भी वो सूखे हुए फूल उन किताबों में ही है, जो जिसको देने के लिए उन्होंने लेकर रखा था, लेकिन वो दे नहीं पाए। वे सारे फूल, वे सारे संदेश पत्र आज भी उन्हीं किताबों में मिलते हैं। रोचक बात है नहीं? हाँ, तो कभी और एक बात यहाँ बताते हैं कि एक किताब दूसरे व्यक्ति को देते वक्त जानबूझकर किताबें गिराते थे। क्यों गिराते थे? क्योंकि किताब गिरने के बाद उसे उठाने का जो बहाना मिलता था, जिस व्यक्ति को वो किताब देना है, उस व्यक्ति को संपर्क में आने के लिए कुछ लेखक को, कुछ कवि को क्षण मिल जाते थे। किताबें गिरने उठने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, एक दूसरे के रिश्ते बनते थे, वो आप शायद नहीं होंगे। आप लोगों को समझ में आ गई है बात? हाँ, कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं नहीं, ये कवि बताना चाहते हैं कि किताबें गिरने उठने के बहाने जो रिश्ते वो दूसरों के साथ बनाना चाहते थे ना, मुझे भी मालूम है किससे बनाना चाहते थे।
तो कवि कहते हैं ये किताबों का महत्व है कि किताबें लेने देने के बहाने जो रिश्ते बनते थे वे शायद अब नहीं बनेंगे। जो रुके जो संदेश पत्र हम किताबों के अंदर डालकर पहुंचा गया करते थे वो अब आपको नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि किताबों का माध्यम ही खत्म हो गया है। किसके कारण? कंप्यूटर के आने के कारण। इसलिए कवि कहता है जो रिश्ते नाते किताबें गिरने उठाने के बहाने बनते थे वो शायद अब नहीं होंगे। ठीक है, यही इस कविता का अर्थ है। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। अब ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी ये थोड़ी सी रोचक है, क्योंकि कवि यहाँ संदेश पत्र का मतलब रुके संदेश पत्र चिट्ठी जो दूसरों को देने के लिए लाते थे वो उसी किताबों में रखते थे, देने का साहस नहीं होता था। तो कवि कहता है ये जो सारे प्रसंग किताबों के कारण बनते थे वो अब प्रसंग नहीं बनेंगे, शायद कभी भी नहीं बनेंगे। इसका एक ही कारण है कंप्यूटर का आ जाना, क्योंकि कंप्यूटर के पर्दे पर आप महके हुए रुके या महके हुए फूल आप उसमें नहीं रख सकते। तो इन सारी कविता के माध्यम से कवि गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख जो है वो कंप्यूटर के कारण, कंप्यूटर के आने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और कंप्यूटर के कारण ही पुस्तक और किताबों के बीच की दूरी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। थोडक्यात कवीने काय सांगितलेलं आहे पुस्तकांचं महत्त्व याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे। आणि कम्प्युटर आल्यानंतर पुस्तक वाचण्याचं जे सुख मिळत होतं आपल्याला, आणि पुस्तक वाचल्यामुळे ज्या ज्या गोष्टी घडत होत्या त्या सगळ्या गोष्टी कशा लुप्त होत गेल्या, माणूस पुस्तकांपासून कसा दूर गेला, ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत। कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी ना? हाँ तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा गृहपाठ भी पूरा करना है। क्या करना है? दूसरा गृहपाठ पूरा करना है। तो उस गृहपाठ में क्या लिखना है ये अब आप लिख लो। पन्ना नंबर 14 भाइयों में लिख लो, मैं रुकता हूँ, कुछ जल्दी नहीं है। गृहपाठ पूर्ण करायचा है, गृहपाठ क्रमांक 2, गृहपाठ 14, गृहपाठ दूसरा पन्ना नंबर 14। उसमें क्या छुड़ाना है आपको? देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, ऐसा सवाल है उसमें पन्ना नंबर 14 पर। उसमें से क्या लिखना है? क, ख और ग। और जो दूसरा है प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये दोनों पूरा करके आपको बहियों में छुड़ाना है। आप सोचेंगे कि हम तो घर पर है, आप कैसे जाचेंगे? तुम्हें वही लिहायचं, आप बहियों में उसे लिख लो, और लिखने के बाद क्या करना है आपको? उसका फोटो निकालना है, उसका फोटो निकालना है और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजना है। मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है? गृहपाठ पूरा करना है, उसकी तस्वीर निकालनी है, फोटो खींचना है और मुझे वो फोटो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। तो आज के लिए इतना ही। कल की तासिका में हम अगला जो पाठ होगा उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।